नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। महाराष्ट्र का इलेक्शन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चीजें लगातार बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं, रोचक होती जा रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मराठी संस्करण में एक रिपोर्ट आई है, खबर आई है, रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने और चुनाव जिताने की सारी जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे को दे दी है। एकनाथ शिंदे आप जानते हैं, वहां के मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना से टूट के आए थे। अभी तक भारतीय जनता पार्टी का वहां सबसे इंपॉर्टेंट नेता जो है वो देवेंद्र फडणवीस को माना जा रहा था, और ये मान के चला जा रहा था कि भले डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होना उनको पसंद भी नहीं आया था, लेकिन चलिए, गठबंधन के चलते भले डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन इस इलेक्शन में लीड वही करेंगे, ये मान के चला जा रहा था। लेकिन एकनाथ शिंदे को आखिर ये जिम्मेदारी क्यों दे दी गई, ये सोचने वाली बात है। ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हार की जिम्मेदारी सीधे अपने सर पे लेने से बच रही है, और अमित शाह जी का कोई मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। इन सबके बीच वारी की हमने बात की थी, लास्ट टाइम बात की थी जब राजू भाई साथ में थे, कल भी अशोक जी से बात की थी वारी के बारे में। 13 और 14 तारीख का फिक्स हो गया है कि 13 और 14 तारीख को राहुल गांधी वारी जाएंगे। अब वहां ट्रेडिशन के अनुसार उनका स्वागत होने दिया जाएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। कुसुम महदेले जी का ट्वीट आया था, वो क्या करेंगी, ये सब हम जानेंगे। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें तो बाहर की खबरें होती हैं, इसके अंदर जो खबर होती है वो ये कि अडानी को लेकर एक अब इंटरनेशनल आप कह सकते हैं एक युद्ध शुरू हो चुका है। हिडेनबर्ग को सेबी ने एक नोटिस भेजी थी, जिसमें मोटी बात बस ये थी कि आपने अपनी फाइनल रिपोर्ट आने से पहले ही ये रिपोर्ट लीक कर दी, जिससे आपका फाइनेंशियल फायदा हुआ वगैरह वगैरह। हालांकि एग्जिट पोल को लेके इसी तरह की शिकायत सेबी से की गई थी कि एग्जिट पोल देने की वजह से कितना नुकसान हुआ इन्वेस्टर्स का, उस पर कोई बात नहीं हुई है। सेबी को जो जवाब दिया है हिडनबर्ग ने, वो जवाब पढ़ने वाला है, उसमें बहुत सारी चीजों की कलई खुल गई है। और इन सब के बीच अडानी जी लगातार नई नई संपत्तियों के मालिक बनते जा रहे हैं। हमारे साथ राजू भाई हैं, मैंने सब्जेक्ट खोल के रख दिए हैं। पहला सवाल मैं कभी नहीं पूछता, पहला ओपन माइक जिसको आजकल की भाषा में कहा जाने लगा है। राजू भाई, आपकी टिप्पणी इन सारी चीजों पर। पहले तो बहुत स्वागत, और आपकी टिप्पणी। नमस्कार। सर, ये बात आज के पेपर में भी आई है, और ये सुगबुगाहट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और हो सकता है ये सच हो, क्योंकि अगर पेपर ने, जिस लोक सत्ता ने खबर दी है, उनके जो सोर्सेस है वो पावरफुल है। और उसमें जो लिखा है, उसमें ये लिखा है कि हो सकता है, यानी ज़्यादातर संभावना यही है कि जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारियां एकनाथ शिंदे साहब के कंधे पे दी जाएगी। यानी महायुति एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ेगी, ऐसा लगता है। तो ये बात अगर ऐसे होती है, तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की और महाराष्ट्र के नेतृत्व अगर करने वाले कोई हैं, तो देवेंद्र फडणवीस हैं। और मैंने पहले से आपको कहा था कि यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व को एक आजादी होनी चाहिए, वो मिली नहीं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का लगातार पतन होता रहा। पहले 5 साल वो मुख्यमंत्री थे, तब सब ठीक रहा। बाद में जब वो चाहे कि जब भी उन्होंने रिजाइन भी करना चाहा, बाहर से सपोर्ट देना चाहा, यानी अपनी एक इज्जत बचानी चाहिए उन्होंने, लेकिन वो उन्हें नहीं दिया। तो उसकी वजह से उनकी समस्या ये है अभी कि वो क्या करेंगे? समस्या ये है कि वो क्या करेंगे? आपको मैं बताऊँ कि कर्नाटका में कल तो एक एमपी ने बगावत भी थोड़ी बहुत की है। तो दलित मुझे एमपी हैं वो। यस, वो एमपी हैं, और वो स्वाभाविक है कि उनको लगता है ये सारी। 6 या 7 बार के एमपी हैं, और उन्होंने शिकायत ये की है कि अपर कास्ट से जो लोग आते हैं उनको बीजेपी तुरंत मंत्री बना देती है। और मैं 6 या 7 बार क्या, उन्होंने, मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं याद है, 6 या 7 बार के वो 7 एमपी बार रहे बने हैं। हैं वो, 7 बार बने। 7 बार के एमपी रहे हैं, लेकिन उनको मंत्री पद नहीं दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। नहीं, और दूसरी बात सर, ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो वहाँ पर वो एमपी कह रहे हैं, उसके उल्टा, यानी देवेंद्र फडणवीस नेतृत्व करने की, उनके वो नेतृत्व की जो कुशलता है, या जो भी कर रहे हैं यहाँ पर, वो बीजेपी का नेतृत्व है। तो बीजेपी के नेतृत्व में लड़ने से क्या फायदा नुकसान हो सकता है, वो बीजेपी को सहना चाहिए। तो वो नहीं हो रहा है। अगर अगर नहीं हो रहा है, यानी वो खबर सही है, तो ये कुछ सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है मुझे बीजेपी में, और महाराष्ट्र बीजेपी में भी कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। और ऐसा होता है
या ऐसा नहीं भी होता है, तब भी महायुति के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और वो सारी समस्याओं को लेकर फिर महायुति कैसे लड़ेगी ये भी देखने लायक होगा। और मुझे लगता है विधानसभा में ये इन लोगों ने जो किया पहले, यानी दूसरों की पार्टियां तोड़ी, उनके चिन्ह चुराए, ये सब साथ में लिया, अब वो इनको भारी जा रहा है। सर आप जब सफर के लिए निकलते हो तो आप सोचते हो ये भी लगेगा, वो भी लगेगा, ये भी लगेगा करके बैग्स भरते जाते हो और 5-6 बैग भर देते हो और फिर आप जब फ्लाइट की तरफ बढ़ने लगते हो तो आपको धीरे-धीरे पता चलता है कि ये दिक्कतें कितनी बढ़ रही है। और आखिर में जब आप काउंटर पे जाते हो तो वो कहता है वज़न बढ़ गया है भाई, आप ये सब नहीं ले जा सकते। तो आप ना बाहर निकल सकते हो एयरपोर्ट से या फिर वो फ्लाइट पकड़ सकते हो, फिर आपको वो बैग छोड़ देनी है और आपका मुँह भी छूट नहीं रहा है। ये सारी दिक्कतें जो आपको आती है सफर करते वक्त, वो सफर हिंदी में जो है वो इंग्लिश में सफर हो जाता है। तो फिर वो बीजेपी अब कर रही है और हर प्रदेश में करेगी और पूरा नेशनल लेवल पे भी करेगी। उन्होंने जो भी किया है सर, वो ऑर्गेनिक नहीं था। बस मोदी और शाह जी की कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने जो करना था हथकंडे अपनाए। अब वो उन्होंने कल की वो कभी सोचते नहीं है, वो करते हैं फिर सोचते हैं, सोच के करते नहीं है। तो वो आगे जाकर वो बहुत दिक्कतें आएँगी और अब वो दिक्कतें आप तो जानते ही हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं फँसा के रखे, जैसे कि आपने शुरू में अडानी के बारे में कहा। तो महाराष्ट्र में अडानी का पेज तो बहुत दिन-ब-दिन फँसता जा रहा है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप पार्टी ने एक ट्वीट डाला था परसों, तो अडानी क्या माँग रहे हैं अगर धारावी का विकास करना है, तो आपको मैं बताता हूँ। रेलवे की 45 एकड़ ज़मीन माँग रहे हैं। मुलुंड जकात नाके पे 18 एकड़ ज़मीन माँग रहे हैं। मुलुंड डंपिंग ग्राउंड की 46 एकड़ ज़मीन माँग रहे हैं। वो जो सॉल्ट लेक है यानी मिठागर है, वो 283 एकड़ ज़मीन माँग रहे हैं। मानखुर्द का डंपिंग ग्राउंड 823 एकड़ माँग रहे हैं। जी ब्लॉक बीकेसी की 17 एकड़ ज़मीन माँग रहे हैं। मदर डेयरी कुर्ला की 21 एकड़ तो मिल चुकी है उनको करीब-करीब। बाप रे! तो कुल मिला के 1253 एकड़ ज़मीन वो और माँग रहे हैं महाराष्ट्र से। और वहां तक पेज फंस गया है, वो हिंडनबर्ग ने जो जवाब दिया उसमें उदय कोटक को भी ले लिया है उन्होंने, तो उन्होंने कितना फायदा कमाया, मुनाफा कमाया, वो पहली बार उनका नाम आया है। और हिंडनबर्ग ने वन बाय वन जो उसके जवाब दिया है, वो अपना समय देखते हुए मैं बता दूं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि सेबी जो जांच एजेंसी है, उन्होंने उस तरह से काम नहीं किया। और सेबी के जो प्रमुख है बुच, वो 2 बार उनको मिली 2022 में, और वो क्यों मिली ऐसा हिंडनबर्ग ने सवाल किया। यानी आप जो एक्यूज्ड हैं उसको अगर दरोगा रोज मिलने लगा, 2 बार मिलने लगा घर जाके या कहीं और पे, तो क्या प्रॉब्लम होती है। वही अडानी वाली प्रॉब्लम है और सारी बातों पे निर्देश उन्होंने किया है। फिर कोटक जी का भी नाम आया है इसमें, तो अब ये बढ़ता जा रहा है। यानी अब आपको पता चल जाएगा कि मोदी की सत्ता रखने के लिए, यानी उनको कम सीटें आने के बाद भी, या इलेक्शन कमीशन का भी जो भी हुआ है उसके बाद भी सबने सहा, और बड़े-बड़े लोगों ने मुंह क्यों नहीं खोला, क्योंकि उनके मुंह में बहुत सारे घी शक्कर पड़ा हुआ है और वो सारा खुल के सामने आ रहा है। और वहां पर एक बात है सर, इनइक्वालिटी जो है बढ़ती जा रही है। कल एक मुंबई में एक बहुत भयंकर हादसा हुआ, जो लोक सत्ता की आप वीडियो क्लिप देख सकते हैं, या इस पे भी आया, इंस्टा पर भी है। एक बाप और एक बेटा, मेहता, भयानक है वो भयानक है। हाँ, वो और मतलब वो मैं आपको थोड़ी देर देखने के बाद जब वो पटरी पे उतर जाते हैं उसके बाद मैंने बंद कर दिया है। मतलब ये सोच पाना भयानक है कि वो मैं कौन से हालात रहे होंगे कि बाप बेटे ट्रेन के सामने कूद गए। सर हालात मैं बताता हूँ, और वो हालात इनसे जुड़े हुए हैं। सर शेयर मार्केट में उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा ये सुनने के बाद बहुत पैसा लगाया और वो कर्जे में डूब गए, इसलिए उनको ओह। तो ये स्कैम में आदमी, वो अब तो गुजराती थे दोनों बाप बेटा, वो कोई वो थे नहीं, लेकिन सर गुजराती भी आम आदमी का कोई नहीं है। लोग कहते हैं कि गुजरात का बड़ा कर रहे हैं मोदी, गुजरात का यानी गुजराती व्यापारियों का, वो वाले बड़े वाले, छोटे वाले व्यापारी नहीं, मध्यम के नहीं। तो ये सारी जो चीजें हो रही है देश में, स्कैम जो हो रहे हैं, नीट स्कैम, ये वो सब सारे के पीछे अदानी और ये जो सरकार है, रिजीम, उनका जो नेक्सस है वो इतना बढ़ता जा रहा है कि उसके घेरे में सब लोग आ गए हैं। देखिए सेबी में सारे जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स आते हैं वो आ गए हैं। सेबी के जो वकील जो है वो तो अडानी के वो समधी लगते हैं, कुछ ऐसा कुछ उनका रिलेशन है। फिर मैडम बूच भी उनको मिली, हिंडनबर्ग ने आरोप किया, इसका जवाब अभी तक सेबी ने दिया नहीं।
सेबी तो पूरा कटघरे में है, लेकिन आपको एक मजेदार बात में वो मजेदार क्या है, वो भयंकर बात है कि किसी भी बात पर सुप्रीम कोर्ट फाइनल एक्शन नहीं ले रहा है, देखिए आप। और इसकी वजह से वो भी शक के घेरे में आने लगा, क्योंकि देखिए नीट एग्जाम हो, शिवसेना का चिन्ह हो या राष्ट्रवादी का चिन्ह हो, उन्हें उन्हें नीचे वो देना जरूरी है। दिस मैटर इज सब जुडिस। तो मुझे राष्ट्रवादी के एक बड़े नेता ने कहा, शिवसेना उत्तर दोबाला था, कि ये लगाते नहीं है, उसके ऊपर वो कोर्ट की अवमानना है, लेकिन उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं जारी हो रहा है। आप देखिए कि 48 वोटों से जीता हुआ जो व्यक्ति है मुंबई में, उसकी केस गई, उसका कुछ हो नहीं रहा है, डेट नहीं। सर, अर्जेंसी या सिविल लिबर्टी या सिविलाइजेशन के मामले में और कुछ नहीं। साथ में उसके ऊपर जो केस थे वो भी वापस ले लिए जी, और उसको क्लीन चिट मिला, वो वॉशिंग मशीन में गया, तो ऑब्वियस है सर। तो वो तो सबसे बेहतरीन और बहुत कारगर वॉशिंग मशीन है। सैमसंग वाले वगैरह सब बीजेपी की तरफ मुड़ रहे हैं, ताकि इतना अच्छा वॉशिंग मशीन और कोई कंपनी बना ही नहीं पाई दुनिया में। तो ये वॉशिंग मशीन में कैसे धुलाई होती है वो देखने के लिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। अब मोदी जी प्राउडली कह सकते हैं दुनिया में। अब जाके कल उन्होंने रशिया में भाषण किया, उसमें कहा कि 2013 तक लोग कितने दुखी थे, इतने कष्टी थे। आपने उस ट्वीट पे ट्वीट भी डाला है, ये अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। अब बहुत खुश है। यानी वो तेल की एडवर्टाइजमेंट होती है ना, जो झूठे तेल की एडवर्टाइजमेंट, पहले मेरे घुटने में बहुत दर्द होता था, फिर मुझे फला फला तेल मिल गया, इन्होंने बताया, फिर मैंने वो तेल रोज मालिश करना शुरू कर लिया, अब मैं चल सकता हूँ, अब मैं दौड़ सकता हूँ, अब मैं ओलंपिक में शरीक हो रहा हूँ। ये सारी बातें जो होती है ना, और आप हंसते हो कि यार ये ओलंपिक में क्या दौड़ेगा, ये आदमी का उम्र देखो, अगर घुटने सही भी हो गए, चला तो भी बहुत है, और वैसे तेल से कुछ होता नहीं है। वैसे ही मोदी जी का स्पीच था कि 2013 से पहले मैं दुनिया बहुत दुखी थी, दर्द था देश में, गरीबी थी। हालांकि ऐसा था नहीं, एकदम उल्टा था। और वो जो बोलते हैं उसका उल्टा जो एक्चुअली स्थिति है वो उल्टी है। अब ये अदानी का मामला हालांकि भी है। हालांकि राजू भाई ये बात कह देनी चाहिए हम लोगों को कि ये भी शर्मनाक है कि जब आप देश के बाहर जाते हैं देश के बारे में ऐसी बातें करते हैं। अगर आज कोई जाके देश के बारे में ये सब कहे कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, लिंचिंग हो रही है, बाप बेटे ट्रेन की पटरी के सामने कूद जा रहे हैं क्योंकि शेयर मार्केट में घाटे में चले गए हैं, एग्जिट पोल से करोड़ों करोड़ रुपए लोगों के लूट लिए जाते हैं, तो कितना बुरा लगेगा इन लोगों को अगर बाहर जाके कहा जाए। तब तो कहेंगे देश की बेइज्जती कर रहे हो, और अपने ही देश की बेइज्जती जहां जाते हैं वहां करते हैं। खैर, नहीं सर, अगर 2014 से पहले सब कुछ बुरा था तो उस वक्त ही तो मोदी का उदय हुआ। मोदी के उदय, अगर आज की तरह अगर होती तानाशाही और भारतीय न्याय संहिता होती, तो मोदी एक ट्वीट भी नहीं डाल सकते। कल आप उत्तर प्रदेश पुलिस की जो आपने वो वीडियो डाली थी, वो अमिताभ बच्चन से अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। अब बीएनएस के मामले में वो डाला था, देख के मैं बहुत हंसा। यानी कल का वो वीडियो देखने के बाद जो मैं एंजाइटी में था वो थोड़ा दूर हो गया, वो देखने के बाद कि जिस तरह से वो फिल्म डाली हुई थी वो बहुत अच्छा था। यानी देख के अच्छा लगा मुझे कि कुछ तो है हुनर। अगर जहां चाहिए वहां नहीं तो ठीक सही, लेकिन जहां कहीं तो है, यानी आग कहीं तो लगी हुई है, तो ठीक ही है। रूल बुक में ना ना ट्रेंड हो तो तो कोई रील बात बुक नहीं, रील देख, बुक में एकदम ट्रेंड है। बिल्कुल। तो ट्रेंडिंग है जी। वो। तो सर, ये अडानी का खेल जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और मुझे लगता है कुछ दिन ही रह गए हैं जब हमारे आपके घरों पर अडानी हक जताने लगे। हमें सारी खरीदे हुए घरों पर भी रेंट देने पड़ेंगे वो अडानी। एक्चुअली हम, यानी मध्यम वर्ग और गरीब लोग, जो होता नहीं है, यानी टैक्स बुक में ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन डबल टैक्स दे रहे हैं, हर चीज पे दो दो बार तीन तीन बार टैक्स दे रहे हैं। और उसकी कोई वजह नहीं, क्योंकि जीएसटी का आपके पास सामने कुछ खुल के नहीं आ रहा है कि, क्योंकि जीएसटी का सिर्फ 3%, 1% जो अमीर लोग है, 1%, 1%, वो सिर्फ 3% जीएसटी भरते हैं। बाकी सारा जो भुगतान है वो जिजिया, जो औरंगजेब को हम कह सकते हैं, जीएसटी आज का जिजिया से बेकार टैक्स है। उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स है कि सर, व्यापार और मध्यम उद्योग खत्म हो गए हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया है, उससे वो आप पटरी पे देख रहे हो। और क्या हो, अब मुंबई में मैं देख रहा हूँ या बड़ी शहरों में हर कोई शेयर मार्केट में घुसा हुआ है। उनको ये मालूम है कि ये कार्टेल जो चल रहा है देश में वो सिर्फ शेयर मार्केट पे चल रहा है, बचाएगा, तो वो लगे हुए हैं। लेकिन वो एक दिन था जिस दिन वो शेयर मार्केट का गेम करके बड़ा पैसा बहुत लोगों ने निकाल लिया। उस एक दिन में वो बाप बेटे की जान चली गई। तो आप समझिए, वो तो हमने देखा, इसलिए हमको मालूम है। सर, ऐसे कितने आत्महत्या करते होंगे या आत्महत्या करने की सोच रहे होंगे।
हमको पता भी नहीं है। और ऊपर से गुप्ता और वो अपने प्रशांत जी जो आए एग्जिट पोल बताने के लिए हमारे सामने, उन्होंने जो खेल किया उसके लिए उनको पश्चाताप तो बिल्कुल नहीं है। यानी पूरा हकीकत तो मिल जाएगी कार्टेल, उनको। ये पूरा कार्टेल जो है सर, कोटक जी का नाम आया हिंडनबर्ग में, और कितने लोगों का नाम आ सकता है। अब पीएम केयर में जो ट्रस्टी है उनका नाम पढ़िए आप। आपके लिए सारी बातें यानी प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे, तो पीएम को भी प्राइवेटाइज कर दिया इन्होंने। जबकि आप लोगो यूज करते हैं, पीएम नाम यूज करते हैं, और पीएम केयर फंड बोलते हैं प्राइवेटाइज है, आरटीआई नहीं किया जा सकता। और ये अरे गोपनीयता नाम, सरकारी लोगों, हम लोग उस समय नौकरी में थे, सरकारी लोगों की नौकरी से तनख्वाह से बाकायदा पैसे काटे गए थे उसमें। किसी प्राइवेट फंड के लिए गवर्नमेंट कर्मचारी क्यों अपने पैसे देगा? और सबसे बुरी बात अशोक जी ये है कि कोई कोर्ट में जाने की सोचता नहीं, कि कोर्ट के प्रति सारे निराश हो गए हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं किसी से बात करता हूँ, कोई बड़ा छोटा आदमी बोलता है नहीं नहीं यार, कोर्ट में जाके क्या होगा, वो सब नहीं होगा सर। तो अब इसका मतलब ये कि कुकर की सिट्टी निकाल दी है और कुकर जल रहा है, अंदर से उबल रहा है, ऐसी स्थिति में लाके रखा है। और प्रधानमंत्री रशिया में जाकर कह रहे हैं 2013 से पहले बुरी हालत थी और अब अच्छी हालत है। तो और लोग वहां के वो ये वही वाली स्पीच है सर, नोटबंदी के दूसरे दिन जापान जाके बेटी की शादी और बाप के पास पैसा नहीं है वाली, वही स्पीच है ये। बस उसका थोड़ा सा वो बदला है, वो स्पीच राइटर नहीं बदला उनका। ये फडणवीस पे थोड़ा सा लौटते हैं। मुझे इसलिए बार बार ये मेरे मन में था, शुरुआती दृश्य हमने देखे थे जब एकनाथ शिंदे नए नए मुख्यमंत्री बने थे। तो एकनाथ शिंदे जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते थे, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठते थे, फडणवीस उनके बिल्कुल बगल में बैठते थे। और जैसे होता है ना कि नया चेला अगर बाजार में आया है तो उस्ताद उसको ट्रेन करता है, इस पर बोलना है, इस पर नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है, वैसे नहीं बोलना है। उस वाले रोल में देवेंद्र फडणवीस थे नंबर 1। नंबर 2 कि देवेंद्र फडणवीस जिस कास्ट से आते हैं, जिस ब्राह्मण कास्ट से आते हैं, उसका अपना वोट बैंक महाराष्ट्र के अंदर बहुत कम है। नंबर 3 की बीजेपी चाहे छोटी या बड़ी महाराष्ट्र में बहुत पुरानी पार्टी है। और ऐसा क्या हुआ है कि हम जब बाहर से सुनते हैं तो फडणवीस के अलावा वहां से, मतलब लोकल महाराष्ट्र से, किसी मराठी भाजपा नेता का नाम तक किसी को नहीं पता है। आप लोगों को पता होगा, आप लोग लोकल हो, आप 50 लोगों को जानते होंगे, लेकिन बाहर से अगर पूछो तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई और नाम सुनाई नहीं देता है। ये 3 चीजें मैंने आपके सामने रख दी, और इसके बरक्स अब एकनाथ शिंदे को जिम्मेदारी दिए जाना, मतलब जो गुरु है उसको किनारे करके ये। और वो कारण क्या है कि देवेंद्र फडणवीस के अलावा जो भाजपा के नेता थे वो या तो गायब हो गए या तो उभरे नहीं। सर ऐसी बात है कि वो जब मुख्यमंत्री बने तो वो मेड ऑफिसर थे। मेड ऑफिसर इज नो ऑफिसर, ऐसा आलाकमान हमेशा मानते हैं। मैंने अपॉइंट कर दिया तो, लेकिन क्या होता है कि पार्टियों में किसी को अपॉइंट कर दिया। अब मोदी जी को भी कभी अपॉइंट किया था लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। पहली बार ही एमएलए बने थे और बाद में चुन के आए, वो पहले अपॉइंट हुए थे। तो मेड ऑफिसर को हमेशा मेड ऑफिसर का दर्जा तो नहीं दे सकते आप। वो 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद यहाँ कुछ तो उन्होंने बनाया, कुछ लोगों को अलग अलग कास्ट के साथ में लिया। अब महाराष्ट्र में ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर का बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। महाराष्ट्र यानी साउथ में ही रहा है वो। तो अब मैं भी अगर देवेंद्र फडणवीस के लिए 1-2 लाइनें अच्छी बोल दूं तो दूसरे दिन से मैं ट्रोल होता हूं कि क्या ब्राह्मण ब्राह्मण के प्रति अच्छा बोल रहा है। ये प्रॉब्लम है। तो बात यह है कि मुझे बहुत संभल के बोलना पड़ रहा है। हालांकि मैं ब्राह्मणेतर के पक्ष में हूं, लेकिन फिर भी लोग शक करते हैं। इतनी प्रॉब्लम है। ऐसी स्थिति में 5 साल मुख्यमंत्री पे रहना और पार्टी को ठीक ठाक रखना बहुत मुश्किल था। वो किया उन्होंने। दूसरी बात सर ये है कि एक बार एकनाथ शिंदे अंदर आए तो उनको ऐसा लगा, देवेंद्र जी को, कि बाहर से सपोर्ट करते ताकि मेरी इज्जत अक्षुण्ण रहे और फिर मैं वो, लेकिन उनको वो होने नहीं दिया। यानी इसका स्पष्ट रूप से मैसेज ये जाता है कि आला कमान, यानी मुझे नहीं पता आला कमान में मोदी और शाह, मोदी या शाह और मोदी दोनों मिलके, या कुछ और इक्वेशन, ये देवेंद्र को सफोकेट ही करना चाहते थे। उनकी घुटन जरूरी थी उनके लिए वो, या फिर पार्टी को ओवरऑल पार्टी मराठा बेस या फिर ओबीसी बेस या फिर दलित फैक्टर्स, उनको खुश करने के लिए ये सब करना जरूरी होगा। तो वो उन्होंने कर दिया, लेकिन उसमें पार्टी का कुछ भला नहीं किया। क्योंकि आपने जो कहा वो बहुत ही सही और सटीक कहा कि दूसरा कोई नेता का नाम अगर ऊपर आता और देवेंद्र
के साथ ये किया जाता है, कांग्रेस में होता है जनरली, दो गुट रहते हैं और हमेशा वो झगड़ते रहते हैं, वैसा कुछ हुआ दो ही से नहीं। ज्यादा, हमेशा दो दो से से ज्यादा ज्यादा रहते रहते हैं। हैं, दो हाँ, तो मिनिमम है। दो जी। अब सत्ता नहीं है इसलिए दो ही है। हाँ हाँ। तो सत्ता जी होती है तो 500 वगैरह होते हैं, तो वो अलग ही जी। चीज है। तो तो ये दो जो गुट होने वो ऐसा कुछ है नहीं, और गुट हैं, और देवेंद्र के खिलाफ बहुत कोशिशें हो रही है, उनके खिलाफ पार्टी में लोग भी हैं, लेकिन एक हद तक उनकी काबिलियत को मानना चाहिए पार्टी को भी, क्योंकि उन्होंने पार्टी का बुरा कुछ नहीं किया, और पार्टी की हार जो है उसकी सबसे बड़ी वजह लोगों को ये लगा कि अजित दादा, ये वॉशिंग मशीन वाला किस्सा सर, एक तो सहानुभूति जो थी, ये डिसीजन हाईकमांड का था, यानी केंद्रीय नेतृत्व का, शाह और मोदी जी का था, कि एकनाथ शिंदे और 40 लोगों को तोड़ना, शिवसेना को तोड़ना। लोगों को क्या लगा कि शिवसेना की उंगली पकड़कर बीजेपी यहां पर बड़ी हुई, और ये दिमाग में फिट है लोगों के, और वो भक्त लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी जनता जो है वो ये मानती है। तो ये मानती है, तो ये सब अगर ऐसा है, तो फिर इसके बाद ये सब करने से लोगों का पार्टी से विश्वास उठ गया। लोगों का पार्टी से विश्वास उठ गया, और उससे क्या हुआ कि लोगों के वोट, जो फेंस सीटर थे, उनके वोट बीजेपी को नहीं मिल सके। ये एक बात हुई। दूसरी बात सर ये हुई कि ये वॉशिंग मशीन वाले मामले से भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी है, ये एक यूनिक मुद्दा था महाराष्ट्र में, वो भी धुल गया सर पूरा। अब वॉशिंग मशीन है तो और भी चीजें धुलेगी, तो उसमें जैसे कि बस का टिकट आपके जेब में होता है, या रुपए की नोट होती है, वो भी धुल जाती है, पैंट की वजह से धुल गई ये भी, तो ये भी एक प्रॉब्लम होगी। और ये सारी बातों का ठिकरा जो है वो देवेंद्र के सर फोड़ा गया। अब ये सच नहीं है। अब मैं तो सबसे बड़ा यानी विरोधक हूं देवेंद्र और बीजेपी का, लेकिन जो बात ऑब्जेक्टिवली आपको देखनी चाहिए वो ऑब्जेक्टिवली देखनी चाहिए। बीजेपी की महाराष्ट्र में हार हुई है, और आगे जाकर और भयंकर हार होगी, उसकी वजह ही एकनाथ शिंदे और अजित पवार का आना है। और वो हार, आप किसी भी, उनको क्या लगा कि शिवसेना का नाम, बाल साहब का फोटो और तीर कमान लेने से एक शिवसेना मिल गई, ऐसा नहीं होता है सर। वो 5 साल की 4 लड़कियां लेकर आप 20 साल की एक लड़की से शादी की, ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये 40 लोग एक शिवसेना के बराबर नहीं थे। शिवसेना का मतलब ठाकरे फैमिली, ऐसा मानते हैं लोग। तो इन लोगों ने ये सारी गलतियां की, उनको लगा व्हाट वी से गोज, ये अमित शाह और मोदी जी का मानना था, और वो पूरे देश में ये लोग भुगतेंगे, और बाद में ये सत्ता से भ्रष्ट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ रोक के मैं एक सेकंड पूछ लूं, थोड़ा पुराना सवाल है लेकिन फिर भी, ऐसी क्या जल्दी थी? मतलब वेट भी तो कर सकते थे, ऐसी क्या जल्दी थी फटाफट तोड़ने की? ऐसा क्या स्वार्थ था? वेट भी कर सकते थे, बहुत कुछ मिला तो नहीं, लोकसभा में भी नुकसान हुआ। सर प्रॉब्लम ये थी कि सर इनके अलमारी में बहुत सारे कंकाल थे। फोन टैपिंग का केस था, भीमा कोरेगांव का केस था, और यहाँ तक कि इन लोगों के कुछ अरेस्ट भी हो सकते थे, महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट होती। तो इन्होंने फटाफट वो गृह मंत्री को जेल में डाला वगैरह, सब जो बातें हुई, बाद में वो रीइंस्टेट कर दिया कई ऑफिसर्स को वगैरह। तो इनकी प्रॉब्लम यह है कि सत्ता छोड़ने का मतलब इनका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है, जो केंद्र में भी है। मोदी जी ने सारी चीजें करके वो आप सत्ता क्यों रखी है? क्योंकि उनको दूसरा चारा नहीं, विकल्प नहीं। मैं समझ सकता हूं उनकी भावना को सर। उनको कितना भी सफोकेट हो, वो सत्ता में रहेंगे सर, क्योंकि सत्ता छोड़ने का मतलब सारे कंकाल अलमारी से बाहर निकाल, और उससे अल्टीमेटली बीजेपी संघ और मोदी शाह और ये सारे लोग बच नहीं सकते। लेकिन वो एक दिन जितना आगे कर सके उतना करना चाहते हैं। और लास्ट टाइम हम लोगों ने वारी की बात की थी, वहीं पे बात खत्म करेंगे। 13 और 14 को राहुल गांधी फाइनली वहां पहुंच रहे हैं। कुसुम महदले जी का क्या हाल होगा और भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होगा? क्या कर रहे हैं ये लोग? सर वो राहुल गांधी एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और वहां उनको यहाँ पर उचित सम्मान के साथ लोग उनके साथ रहेंगे। बीजेपी कुछ भी करना चाहे कुछ नहीं कर सकती सर। महाराष्ट्र में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा बयानबाजी करेगी, और बयानबाजी से जितना उनका नुकसान होता है उतना होता रहेगा। अब राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोलने का मतलब भाजपा का खुद का नुकसान है, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि राहुल गांधी सत्ता में तो है नहीं, वो दुख दर्द बांट रहे हैं देश का। अगर आप उन्हीं पे हमला करते रहो
तो वही हश्र होगा आपका जो आपका लोकसभा में महाराष्ट्र में। तो राहुल गांधी, वो वारी बहुत अच्छी रहेगी। उनकी अपनी पार्टी है, वहाँ पर उनका अपनी सांसद है, फिर पवार खेमा भी उनके साथ है, उद्धव ठाकरे की कैडर उनके साथ है और पूरी तरह से वो सफल हो जाएगी और उसका अच्छा प्रभाव होगा और कई सीटों पर अच्छा प्रभाव रहेगा। बीजेपी को ये बात का डर है लेकिन उसकी तोड़ नहीं है उनके पास। सर, कुछ चीज़ों के बीजेपी के पास अब जवाब कभी नहीं होगा आने वाले 50 सालों में, क्योंकि इतनी गलतियाँ आप पेपर में कर दो, तो आखिरी अब लास्ट बेल बजती है, 10 मिनट बचे हैं, तो आप सब ठीक नहीं कर सकते। लास्ट बेल बज चुकी है। तो आप कोर्स बदल भी दें तो भी जरूरी नहीं है, अगर अपने हिसाब से भी कोर्स बना लें तो आपको लगता है वो कोर्स अपने हिसाब का है, लेकिन कोर्स की अपनी एक गति होती है, कोर्स की अपनी एक मेज होती है। हम लोग बचपन में खेलते थे ना वो, तो उसमें आपका फंसना तय होता है कई बार। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपना गुब्बारा इतना ज्यादा फुला लिया है और इसके चक्कर में इतनी सारी चीजें की हैं, इतने लोगों से कभी समझौता करना, कभी बाहर निकाल देना, कभी अलग हट जाना, पार्टियां तोड़ देना। पिछला 5 साल ऐसा रहा। मैं 2019 के बाद की बात कर रहा हूं, 2014 से 19 में ये इतना ज्यादा नहीं हुआ था। 2019 के बाद की बात कर रहा हूं कि जिस तरह से सरकारें तोड़ने, गिराने, उसको ऑपरेशन लोटस का नाम देने, किसी को भी पार्टी के अंदर शामिल कर लेने, ये सारी कहानियां जिस तरह से हुई हैं, और इनकी आड़ में सबसे बड़ा काम हुआ है कि इस देश की संपत्ति उठाकर अडानी को दी जाए। अंबानी को अभी मैं छोड़ दे रहा हूं, वो शादी में व्यस्त हैं, जब शादी से फ्री हो जाएंगे तो उनकी बात करेंगे। लेकिन अडानी अंबानी को जिस तरह से संपत्तियां दी गई हैं, अब जनता को दिखाई देने लगा है, अब सतह से चीजें ऊपर आ गई हैं और इसलिए शायद संभालना इतना आसान नहीं होगा। और मैं यहां अपने चैनल पर प्रधानमंत्री महोदय से एक अपील जरूर करना चाहूंगा कि देश के अंदर वो जो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, विदेश में जाकर ऐसी बात ना करें, वो भी तब जब 2014 के पहले अटल बिहारी वाजपेयी यहां पूरे 5 साल प्रधानमंत्री रह चुके थे। मिला तो 3 टर्म था, लेकिन एक बार 5 साल पूरे प्रधानमंत्री रह चुके थे। और हम लोग कम से कम 2014 के पहले भी थे इस देश में, ये देश तब भी आजाद था। और अगर तुलनाएं करनी हो इकोनॉमिक्स से लेके और बाकी सारी, तो बैठ के बड़े आराम से की जा सकती हैं। इस तरह के स्वीपिंग रिमार्क देना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। दुनिया में हर जगह सत्ताएं बदलती हैं, नए लोग आते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन पिछले ने जो किया है वो खत्म नहीं हो जाता है। राजू भाई जो याद दिला रहे थे कि आपका जो विकास हुआ वो भी 2014 के पहले के ही भारत में हुआ, उसको भी अगर छोड़ दें तो मैं या राजू भाई या हमारी उम्र के तमाम सारे लोगों ने, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश में अगर सस्ते सरकारी स्कूल नहीं होते तो मेरे पिताजी पढ़ाई नहीं कर पाते, और अगर मेरे पिताजी पढ़ाई नहीं कर पाते तो मैं गांव में कहीं पान की दुकान चला रहा होता, या बहुत होता तो गांव के किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहा होता। इससे ज्यादा आगे मैं नहीं जा पाता जिस तरह के आर्थिक परिवार से मैं आता हूं। तो उन सरकारों ने जो कुछ दिया, मैं उसके लिए बहुत शुक्रिया उनका अदा करता हूं। मेरे पापा जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उनकी पूरी फीस माफ हो गई थी। और ऐसी कितनी कहानियां हम सबके पास हैं पिछली पीढ़ियों की। मैं कोई गरीबी नहीं यहाँ गा रहा हूं, क्योंकि हमारी सबकी पिछली पीढ़ियां लगभग इसी तरह की थी। देश अपनी गति से आगे बढ़ता है, और ये सारा जो कुछ होता है, जो हमने बात किया, ये अगर नहीं होता है, ये गड्ढे नहीं होते हैं, तो देश और तेजी से बढ़ता है। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उस पिता पुत्र को जिनको यहां तक पहुंचना पड़ा। और सरकार से अपील करने का तो कोई मतलब है नहीं राजू भाई, लोगों से अपील करता हूं कि शेयर मार्केट पे इतना भरोसा मत करो। वहां भी फ्री एंड फेयर प्ले नहीं है, वहां भी बहुत सारे खेल हैं। कभी किसी एक्सपर्ट को बुला के समझ लेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया राजू भाई। थैंक यू।